क्वांटम नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए वी रिक्वायर 4 क्वांटम नंबर्स, वी रिक्वायर 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को यूनिकली डिस्क्राइब कर सकता है। और उसमें सब कौन माइक खोल के रखा है? मैंने माइक बंद कर दिया, फिर किसने माइक ओपन किया? अपना माइक बंद रखो सब अपना। आपकी आवाज़ आती है ना बच्चे, उससे डिस्टर्बेंस होता है दूसरे को। तो क्वांटम नंबर्स जिस समय ज़रूरत है उसी समय माइक को ओपन करेंगे और बोलेंगे। क्वांटम नंबर्स में सबसे पहले हमने बात की थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और ढेर सारी बातें इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बस अभी केवल काम की चीज़ फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि n के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। लॉट्स ऑफ थिंग इसके बारे में मैंने आपको सब बताया था। दूसरा, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जिसको कि हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सर आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस। देखो बेटा कहीं म्यूट तो नहीं कर रखा है? सबको आवाज़ जा रही है बच्चे? यस सर। नेहा को आवाज़ नहीं जा रही है। नेहा बार बार मैसेज कर रही है कि उसको आवाज़ नहीं जा रही है। चेक करो कहीं है आपने म्यूट तो नहीं कर रखा है साउंड को। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जिसको हमने L से डिनोट किया था, और इसके लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल था? 0 1 2 3 अप टू n-1। इसके बारे में मैंने बताया था आपको। ज़रा इसको L को फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। L के बारे में मैंने उस दिन कुछ बताया था, कुछ बातें रह गई थी, तो ज़रा L को फिर से देखते हैं। ये क्या बताता था? L determine orbitals। अगर L की वैल्यू 0 इट करस्पॉन्ड टू S ऑर्बिटल, अगर इसकी वैल्यू 1 इट करस्पॉन्ड टू P ऑर्बिटल। आवाज़ नहीं। अगर L की वैल्यू 2 तो इसे हम D ऑर्बिटल कहते हैं। L की वैल्यू 3 तो इसे हम F ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल के बारे में हम लोग अलग से भी बात करेंगे। ये ऑर्बिटल्स बताता है। अब इसके आगे ज़रा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक मैंने बता रखा है आपको, इसके आगे अब नई बातें इसमें ऐड करने जा रहे हैं। L डिटरमिन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको समझने की कोशिश करना है। n क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है सेल ऑर्बिट को, और L रिप्रेजेंट करता है सबसेल को। तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड एक सेल जिसको हम इस तरह से देखते थे, ऊपर का थोड़ा रह गया। अच्छा ठीक। सेल जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, बेसिकली ये सेल जो है वो कई सबसेल में डिवाइडेड है। ध्यान से सुनना, ये सेल कई सबसेल में डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहते हैं n = 2 तो ये एक ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड ऑर्बिट L सेल। लेकिन इसके अंदर L के लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0 और 1। यानी कि इस ऑर्बिट के अंदर, इस सेल के अंदर 2 ऑर्बिटल हैं, 2 सबसेल हैं, S ऑर्बिटल जिसको कि 0 डिनोट कर रहा है एंड P ऑर्बिटल। इसको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसे देख सकते
सकते हो कि ये जो सर्किल आप देख रहे हो, अब ये सर्किल नहीं रह गया। अब ये आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, ठीक है, ये आवाज़ अच्छी लगती है। माइक्रोफोन यूज कर रखा है, इससे तो आवाज़ अच्छी लगती है। तो हमें कंप्यूटर में आज कुछ हो सकता है, इसके ऑप्शन चेंज हो गए। आवाज सुनाई, अभी आवाज आ रही है? देखना जरा, अब आवाज आ रही है प्रॉपर? क्या नहीं आ रही है? अभी नहीं आ रही है आवाज? आवाज फट रही है। खर खर ऐसा बज रहा है। सर आवाज फट रही है। क्या रही है? सर आवाज ठीक से नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज, अभी आवाज फट रही है, देखना जरा, या आप ठीक आ रही है? हाउ इज द साउंड नाउ? अब अभी आवाज ठीक आ रही है बच्चे? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रही है। यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रही है, रुको और ठीक करता हूँ। हाँ सर। अभी ठीक है आवाज? क्या यस सर, थोड़ा थोड़ा है। और थोड़ा ठीक करता हूँ, रुको। माइक्रोफोन, ऑडियो सेटिंग, इनपुट लेवल, माइक्रोफोन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फुल है। अभी आवाज ठीक है? अब कुछ ठीक हुआ? चलो एडजस्ट करें, देखेंगे इसको। अभी आवाज ठीक आ रही होगी? हाँ सर, अब ठीक आ रही है ना? हाँ सर, या अभी नहीं आ रही है सर, आ रही है ना? हाँ श्योर?
बेटर देन बिफोर, अरे बहुत अच्छा होना चाहिए। बेटर देन बिफोर क्या, अब तो आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने माइक्रोफोन यूज किया था, माइक्रोफोन मैंने निकाल दिया है। चलो अभी ठीक है ना, पढ़ाऊं, शुरू करूं? यस सर। हाँ, तो एल डिटरमिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, एल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिटरमिन करता है। अब उसको हम कैसे देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल है जिसको हमने एक सर्किल से दिखाया है बेसिकली, और ये ऑर्बिटल क्या है, इस ऑर्बिटल को ऐसे समझ लो कि जूम करके जब इस ऑर्बिटल को देख रहे हो तो दिखा कि ये ऑर्बिटल जो है, सॉरी ये ऑर्बिट जो है वो एक सर्किल नहीं है, एक एनर्जी लेवल नहीं है, इसके अंदर दो एनर्जी लेवल है कुछ इस तरह से। यानी कि जिसको हम देख रहे थे एक ऑर्बिट की तरह, बेसिकली एक सेल जो है वो अंदर में दो सब सेल में डिवाइडेड है, एक एस को और एक टी को डिनोट कर रहा है। समझे क्या? यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पे भी डिपेंड करेगा और एल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एन ऑर्बिट नंबर बताएगा और उस ऑर्बिट के अंदर फर्दर सब डिवीजन हो गया। ऑर्बिट एक सेक्शन हो गया जिसके अंदर सब सेक्शन हो गया ऑर्बिटल्स। तो अब एन और एल दोनों मिलके बताएगा एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां है। जैसे देखो, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है। 2 क्या हो गया, 2 कहां से आया, ये s कहां से आया, यहां से। सुन रहे हो मेरी बात को? अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है सेकेंड ऑर्बिट के, तो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है। और अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है तो कहेंगे सेकेंड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में है, 2p ऑर्बिटल में है। और 2s एंड 2p ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन n एंड l कंबाइन होकर बताएगा। समझे? n पे भी डिपेंड करेगा और l पे भी डिपेंड करेगा। सो अगर आपसे कोई पूछे कि सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर पे एनर्जी डिपेंड करता है, कहेंगे यस, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डिपेंड्स ऑन बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिसको इसे एक लाइन लिख लेते हैं जरा हम लोग। So, energy of an electron in an atom exactly depends on both principal quantum number, both principal quantum number and yes 5:30 पे क्लास एंड होगा। So energy of an electron depends on both principal quantum number and azimuthal क्वांटम नंबर, जिसे हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कह रहे हैं। अब इसके आगे की बात सुनो। अगली प्रॉपर्टी इनकी सुनना। हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, याद है किसी को? एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2 का होता है। बिल्कुल सही बच्चे। लेकिन अब तो हम कह रहे हैं कि ये ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तो एग्जैक्टली है ही नहीं, ऑर्बिट तो कई सब ऑर्बिट में डिवाइड हो गया।
ऑर्बिट तो एक ब्रॉडर बड़ा सा घर हो गया, समझो पूरा फ्लैट हो गया, उसके अंदर ढेर सारे रूम्स हैं, इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग रूम में है, तो इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो ऑर्बिटल में जाके एंगुलर मोमेंटम अलग से डिफाइन होता है, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सिंपली एंगुलर मोमेंटम एमडीआर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कोई आपसे पूछे एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, कहेंगे एन पे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन एल, azimuthal quantum number, and it is root under L into L plus 1 h upon 2 pi। ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जहां पे L क्या है, azimuthal quantum number, एंगुलर मोमेंटम nh/2 pi, orbital angular momentum root under L into L plus 1 h upon 2 pi, where L is subsidiary quantum number। तो एक बार जरा समझ करो कि ऑर्बिटल एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या बताएगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर बताएगा ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, ये बताएगा एनर्जी, और ये बताएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये तीन बातें मेनली बताएगा सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। फिर से एक बार सुनो, क्या बताएगा, ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, क्या बताएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, क्या बताएगा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितनी है। ये तीन बातें मेनली से पता चलेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे, थर्ड क्वांटम नंबर पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको कि स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसके लिए क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है पहले ये देखेंगे। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m के लिए पॉसिबल वैल्यूज हैं -l से स्टार्ट करते हुए, 0 को इंक्लूड करते हुए +l तक, -l से +l तक, अप टू इंक्लूडिंग 0। जैसे अगर l की वैल्यू 0 है, कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, सिर्फ 0, -0 + 0 डजंट मेक एनी सेंस। सुन रहे हो, अगर l की वैल्यू 1 है, कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, तो m के लिए बच्चे पॉसिबल वैल्यू क्या है, -1 0 +1, -l से +l तक। अगर l की वैल्यू 2 है, कौन सा ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, तो m के लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, -2 -1 0 +1 +2, समझ रहे हो ना। अगर l के लिए वैल्यू 3 है, कौन सा ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, तो m के लिए पॉसिबल वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2। पहले तो ये वैल्यू इस तरह से m के लिए लगाना है। वैल्यूज ऑफ m डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ l। अब ये बताता क्या है, इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रॉपर्टी को ये बताता है, जरा सा वो देखेंगे और सुनेंगे ध्यान से। पहले सुनो एक बार, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमिन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, डिटरमिन द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस। 3D में ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं, पहले लिखेंगे इसको बाद में।
अगर आप याद करो पिछले क्लास को, तो मैंने कुछ ऑर्बिटल्स के शेप ड्रॉ किए थे। जैसे पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। अब पी ऑर्बिटल को जरा स्पेस में 3D में इमेजिन करो कुछ इस तरह से। कोन जानते हो ना, कोन आइसक्रीम आता है, कोन वाला आइसक्रीम खाते हो उसमें क्या करना है, दो कोन वाला आइसक्रीम लो और दोनों के वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। स्पेस में 3D में जरा इमेजिन करो जो मैं कर रहा हूं। दो कोन वाला आइसक्रीम लिया और उसको उसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। कोन होता है ना ऐसे, कोन वाला आइसक्रीम दो लिया, दोनों के वर्टेक्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया। समझ गया ना? अब मैं देखो ज्वाइन करके दिखा रहा हूं। क्या लिखे दिख नहीं रहा? क्या लिखे दिख नहीं रहा? दिख रहा है सर। आज तो नहीं हो रहा। कोई कह रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा, कोई क्या कह रहा है आवाज नहीं आ रही है। सब कुछ नहीं है। तो ये है कोन, ये है पी ऑर्बिटल, और इसको 3D में इमेजिन करो। ये कोन है, ये 2D में नहीं है। इलेक्ट्रॉन इस पे इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। अब ओरिएंटेशन का मतलब समझो। अगर आप कार्टेशियन सिस्टम में इस तरह से x, y, z लेते हो, तो फिलहाल ये p ऑर्बिटल अलोंग y एक्सिस है या नहीं? किसी ने कोन्स को अलोंग x एक्सिस रख दिया ऐसे, अलोंग x एक्सिस। किसी ने कोन्स को अलोंग z एक्सिस रखा। जरा विजुलाइज करो, दिख रहा है ये क्या है? अलोंग z एक्सिस है। ये है बच्चे अलोंग z एक्सिस। तो अगर p ऑर्बिटल अलोंग y एक्सिस है तो इसको हम बोलेंगे py ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल अलोंग y एक्सिस, इसको बोलेंगे बच्चे px ऑर्बिटल, और इसे बोलेंगे pz ऑर्बिटल। ये देखो सभी p ऑर्बिटल हैं, लेकिन इनके डायरेक्शंस अलग अलग हैं। डायरेक्शन को ही यहां पे कहा जा रहा है ओरिएंटेशन। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा किसी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है। अच्छा, p ऑर्बिटल के लिए l की क्या वैल्यू होती है बच्चे, याद है? 1। अब जरा जाके देखो l = 1 पे m का कितना वैल्यू था, ध्यान से देखो। l = 1 पे m के लिए 3 वैल्यू थे ना? इसका मतलब कि 3 ओरिएंटेशंस p ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल हैं, और ये 3 ओरिएंटेशन फिलहाल आपके सामने दिख रहा है, px, py, pz। कुछ सेंस डेवलप हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बच्चे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन, दिशा, डायरेक्शन, कि ऑर्बिटल का डायरेक्शन क्या है, स्पेस में है कैसे ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमिन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए स्पेस। स्पेस में किस तरह से रखा है ऑर्बिटल, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है कि वाई एक्सिस के अलोंग रखा है कि जेड एक्सिस के अलोंग रखा है। दैट इज डिटरमिन्ड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लिख दूं, समझ में आ गया तो? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर determine the orientation of
ऑर्बिटल्स इन स्पेस। स्पेस में ऑर्बिटल कैसे रखा है ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जरा ध्यान से सुनो, वापस चलो जरा पिछले पेज पे। अगर L इज इक्वल टू 0 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने वैल्यूज हैं? 1, 0 केवल। अगर L इज इक्वल टू 1 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने वैल्यू हैं? 3, -1, 0, +1। इसका मतलब 3 ओरिएंटेशन होगा। अगर L इज इक्वल टू 2 है, अगर L इज इक्वल टू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने वैल्यू हैं? 5। देखो 1, 2, 3, 4, 5। अगर L इज इक्वल टू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 7 छूट गया, +3 छूट गया था, 7। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, पहले यहीं पे देख लो, बाद में मैं लिखूंगा। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L पॉसिबल ओरिएंटेशन इज 12 + 1। देखो जब L का वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि s ऑर्बिटल के लिए एक ही ओरिएंटेशन है। जब L इज इक्वल टू 1 रखोगे, जब यहाँ L की वैल्यू 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ देखो, जब L इज इक्वल टू 2 रखोगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। जब L इज इक्वल टू यहाँ पे 3 रखोगे तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। ये जनरल फॉर्मूला समझ में आया? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, सॉरी L, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम number of possible orientations are 2L + 1. आज हो क्या गया है बच्चों को? ये बार बार कनेक्शन ही जा रहा है सबका। कुछ नहीं, सब कुछ तो क्लियर है। ये पता नहीं क्यों गौरव का कनेक्शन बार बार टूट रहा है, सिमरन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। का नेटवर्क भी तो नेटवर्क ठीक कराओ सब लोग, नेटवर्क ही जान है बच्चे आज के डेट में। नेटवर्क ही अगर नहीं रखोगे ठीक से तो फिर तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि बार बार ब्रेक होगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस 2L + 1, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए कितने ओरिएंटेशन, कितने दिशा, कितने डायरेक्शन स्पेस में हो सकते हैं? 2L + 1। लिख रहा हूं मैं इसको जरा। क्या बोले बच्चे? मैं बोल कुछ रहा हूँ, आज लगता है कुछ न कुछ पंगा है। मैं बोल रहा हूँ 2L 12 नहीं, 12 नहीं, 2 × L, 2L + 1। yes, 12 नहीं, कुछ और ही समझ लेता है तो मैं आज मैं इसकी रिकॉर्डिंग इमीडिएटली आपको 1-8 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा। तो जरा रिकॉर्डिंग एक बार सब लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत डिस्कनेक्शन हुआ है आज। सब लोग जरा इसका रिकॉर्डिंग एक बार देखेंगे। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं क्लास के बाद इसको 1-8 घंटे में अपलोड कर दूंगा। हाँ, तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, number of possible orientation is 2L + 1। किसी भी L के लिए कुल कितने ओरिएंटेशन है? 2L + 1।
अब आ जाओ, इसमें तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स ऑन m। इसका मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से और समझना। सपोज करो हम ले रहे हैं 2p ऑर्बिटल, इसका मतलब m इज इक्वल टू 2। ये देखो जब लिखते हैं 2p तो ये n को डिनोट करता है और यहां से l आता है। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, 2p ऑर्बिटल, सही है ना। अब इसके अंदर m के लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, m के लिए वैल्यू पॉसिबल है -1, 0, +1। जरा कंसंट्रेट करना बच्चे, 2p ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल के लिए m के लिए 3 वैल्यू पॉसिबल है। यानी कि 2p ऑर्बिटल स्पेस में 3 तरह से रह सकता है। 2p ऑर्बिटल स्पेस में ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, या फिर वो ऐसे रह सकता है। ये सब 2p ऑर्बिटल है, लेकिन सबके लिए l का वैल्यू डिफरेंट है। ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। m की वैल्यू यहाँ पे -1 ले लो, यहाँ पे m की वैल्यू 0 ले लो, यहाँ पे m की वैल्यू +1 ले लो। एक ऑर्बिटल को स्पेस में वर्टिकल रखो या हॉरिजॉन्टल रखो या अलोंग z एक्सिस रखो, ऑर्बिटल का डायरेक्शन चेंज करने से एनर्जी चेंज नहीं होगा। यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि इन तीनों की एनर्जी इक्वल होगी। ऑल हैव सेम एनर्जी। तो ये सेम एनर्जी होने के लिए, सेम एनर्जी होने के लिए क्या कंडीशन सेट हो गया? सेम एनर्जी होने के लिए दोनों सभी का n और l इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी डिपेंड्स ऑन n एंड l। एनर्जी डिपेंड्स ऑन n एंड l बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन m। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन का n और l सेम है लेकिन m डिफरेंट है, तो उनकी एनर्जी इक्वल होगी। ये बात समझा आपने? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर। If principal quantum number and subsidiary quantum numbers are same, their energy will be same, no matter their magnetic quantum numbers are same or different. बिल्कुल स्पष्ट है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है जो मैंने बोला। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर and subsidiary quantum number. It does not depends on magnetic quantum numbers. If n and l are same, energy will be same, चाहे उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट क्यों ना हो। समझ गए? तो एक शब्द यहां पे मैं लिख रहा हूं, डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके एनर्जी सिमिलर होते हैं उनको डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर नोन एज degenerate
atomic orbitals like 2px, 2py, 2pz are degenerate atomic orbitals. बताओ है या नहीं? क्योंकि इन सभी का फॉर ऑल ऑफ देम n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1. सब में देखो 2 लगा हुआ है, n सब में p लगा हुआ है, l इज इक्वल टू 1. डिफरेंट क्या है इन सब का? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेकिन उस पर तो एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती. तो 2px, 2py, 2pz डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं. तो बताओ कंडीशन फॉर डीजेनरेसी क्या हुआ? कोई भी दो ऑर्बिटल डीजेनरेट कब कहेंगे? जब उसका n और l सेम हो जाए. है या नहीं? Therefore, essential condition for degeneracy is n and l must be same. उनके n और l सेम होने चाहिए, तभी हम उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं. तो आपसे पूछा जाता है कि किसी ऑर्बिटल माइनस इवन और नॉट. बात नहीं करेंगे. आपसे पूछा जाता है कि किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ l के लिए कुल कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? तो 2l + 1 होगा कि नहीं? जितने डायरेक्शन, जितने ओरिएंटेशन, उतने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे. ये 3 डीजेनरेट कहां से आया? एक्स वाई जेड से आया. एक्स वाई जेड क्या है? 3 डिफरेंट डायरेक्शंस. है या नहीं? क्या सेम होगा? हमने कहा n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 के लिए p ऑर्बिटल आया. हाउ इट विल हैव सेम एनर्जी? अरे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किस चीज पे डिपेंड करता है? n एंड l पे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इन तीनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है 2. यहां देखो ना 2 2 2. इन तीनों के लिए सब्सिडियरी क्वांटम नंबर सेम है. सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एलिमेंटल क्वांटम नंबर सेम है, क्योंकि ये सभी p ऑर्बिटल हैं. डिफरेंट क्या है इसमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डायरेक्शन. एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है, एक जेड एक्सिस के अलोंग है. डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिपेंड नहीं करता. तो अगर किसी भी दो ऑर्बिटल का n और l सेम हो जाए तो उनकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी. इन तीनों का n और l सेम है, तीनों का n 2 है, तीनों का l 1 है, इसलिए तीनों की एनर्जी इक्वल है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, for a given value of L, how many degenerate orbitals are possible? तो कहेंगे 2l + 1. किसी भी l के लिए कितने ओरिएंटेशन? 2l + 1. और हर ओरिएंटेशन का एनर्जी सेम होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन पे एनर्जी डिपेंड ही नहीं करता. समझिए ना? सो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, हाउ मेनी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? 2l + 1. तो ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जरा समअप करो.
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल एटम के अंदर रखा कैसे है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग है कि एक्स वाई के बीच में है, कैसे रखा है। दूसरी बात, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे एनर्जी डिपेंड नहीं करता। तीसरी बात, डीजेनरेट ऑर्बिटल, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। सो फॉर सेम वैल्यू ऑफ n एंड l बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ m, energy of orbitals are same, therefore they will be degenerate atomic orbitals। ये तो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट आ जाओ स्पिन क्वांटम नंबर को सुनो, आखिरी लास्ट क्वांटम नंबर, फिर अगले क्लास में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, इसका एप्लीकेशन शुरू कर देंगे। फोर्थ एज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसको समझने के लिए एक सिचुएशन इमेजिन करो, ये है सन, सूरज, सूर्य, रवि, दिवाकर, कितने नाम मैंने बोल दिए सन के। ये है सन और इसके अराउंड इमेजिन करो ये है अपना अर्थ। तो हम सबको मालूम है कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है ना बच्चे, और करता है ना, और उसी से सीजन चेंज होता है। सीजन चेंज अर्थ के रिवॉल्यूशन के वजह से होता है। ये तो हो गया रिवॉल्यूशन, लेकिन आपको पता है कि अर्थ रिवॉल्यूशन के साथ साथ अपने स्पिन पे ऐसे घूमता भी है, घूमता है ना। अर्थ के पास दो तरह का मोशन होता है कि नहीं बच्चे, एक तो वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, और एक वो अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, जैसे कि टॉप जानते हो ना, बच्चे खेलते थे, अभी बीच में आया था टॉप का इंग्लिश वर्जन, यो। तो टॉप की तरह स्पिन भी करता है, और अर्थ के स्पिन मोशन के वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है कि नहीं। रिवॉल्यूशन के वजह से सीजन चेंज होता है, और उसके स्पिन के वजह से दिन और रात होता है। 24 घंटा में एक बार स्पिन करता है ना। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर। अब इसको बना दो न्यूक्लियस और इसको बना दो इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन, एकदम प्लेनेटरी सिस्टम के इक्विवेलेंट समझो। इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ऐसे चक्कर लगाता, अब प्लस अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा होता है ना, अपने एक्सिस पे घूम भी रहा होता है। ये देखो ऐसे चक्कर लगा रहा, ऐसे चक्कर लगा, अब प्लस ऐसे भी अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है। समझ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मोशन हो गए, एक तो हो गया कि रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्यूशनरी मोशन, और दूसरा हो गया स्पिन मोशन। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करता है तो उस स्पिन के कितने डायरेक्शन हो सकते हैं? दो डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है या नहीं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के थोड़ा जूम करके अगर देखें, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के स्पिन मोशन हो सकते हैं। ये हो गया क्लॉकवाइज, और क्या है, ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज
टॉप तो दो ही डायरेक्शन में घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो उसका डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा ना उसके डिस्क्रिप्शन में कि वो क्लॉकवाइज घूमा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमा। उसी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए ये फोर्थ क्वांटम नंबर डिफाइन हुआ। स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन whether it is clockwise or anti-clockwise। बताओ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है और इसलिए उसके स्पिन के लिए दो डायरेक्शन पॉसिबल है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और इसलिए उसको डिनोट करने के लिए एक न्यू क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले लिखते हैं जरा इस बात को। स्पिन क्वांटम नंबर determine the direction of spin of electron about its own axis, direction of spin about its own axis। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर के दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक क्लॉकवाइज के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए। for two spin direction clockwise and anti-clockwise, two values are assigned to the spin quantum number। They are plus half and माइनस हाफ। ये समझ लो नोटेशन है एक तरह से, दो स्पिन डायरेक्शन को डिनोट किया जाता है प्लस हाफ माइनस हाफ से। प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, समझ गया ना? प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, यानी कि अगर क्लॉकवाइज है तो इसको हम प्लस हाफ से, एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम माइनस हाफ से दिखाएंगे। हाफ भी क्यों? हाफ एक सिंबल है ना, एक नोटेशन है। इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू से मत देखो, इसको 0.5 नहीं लिख सकते हैं, ये जस्ट दो नोटेशन दिया गया, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। समझे? और केवल इतना ही नहीं, ये प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए फिक्स नहीं है, परमानेंट। ये प्लस हाफ माइनस हाफ सिर्फ दो अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करता है। कोई चाहे तो इसको माइनस हाफ दे सकता है तो ये हो जाएगा प्लस हाफ, ये भी सही है। यानी कि प्लस हाफ एंड माइनस हाफ दो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कोई भी वैल्यू किसी डायरेक्शन के लिए फिक्स नहीं है। अगर आपने क्लॉकवाइज को प्लस हाफ दिया है तो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ हो जाएगा, लेकिन किसी दूसरे ने क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ दिया है तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज प्लस हाफ हो जाएगा। ये रिलेटिव है। ओके सर। प्लस हाफ एंड माइनस हाफ represents
to opposite direction of spin but not fixed for any direction. किसी के लिए फिक्स नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करता है केवल। आपने अगर क्लॉकवाइज को प्लस हाफ असाइन कर दिया तो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ हो गया। किसी ने क्लॉकवाइज को माइनस हाफ दे दिया तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्लॉकवाइज प्लस हाफ हो जाएगा। समझ गए? तो ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स को हम खत्म करते हैं और कल से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सब यूज हो जाएगा। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको 1-8 घंटे में अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप पे, क्योंकि आज डिस्टर्बेंस काफी रहा है। मुझे नहीं मालूम क्यों, आपके तरफ भी कुछ डिस्टर्बेंस रहा, कुछ मेरे तरफ से भी रहा। तो आज इसकी रिकॉर्डिंग अभी मैं 1 घंटे में। इसके पहले की वीडियो यूट्यूब पे है क्या? इसके पहले का वीडियो YouTube पे आपके पास गूगल क्लासरूम है ना? गूगल क्लासरूम का कोड है ना? नहीं। अच्छा, जिनके पास गूगल क्लासरूम का कोड है वो गूगल क्लासरूम पे जाएंगे और अपना क्लास कोड एंटर करेंगे। सुन लो सभी ध्यान से, गूगल क्लासरूम गूगल क्लासरूम पे जाएंगे और क्लास कोड है QUJ ना, मैं भूल भी जाता हूँ। QUJ है कि ये? अरे पुराने वाले बोलो, मैं भूल जाता हूँ। QUJ, अरे भूल भी गया, गलत कोड डालेगा खुलेगा ही नहीं। क्या है, याद है किसी को? QAJDJZP, यही है ना? हाँ, ये कोड डालोगे तो गूगल क्लासरूम खुल जाएगा और उस पर जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ लोग लेट बीच बीच में आ रहे हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर को मैं सिस्टमेटिकली कंपाइल करके गूगल क्लासरूम पे फिर से एक बार अपडेट कर दूंगा। कल आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर डे 1 से मिल जाएगा। उसको जरा एक एक करके देखना शुरू करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो कल एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे इसका एप्लीकेशन, जरा क्वांटम नंबर को एक बार ठीक सब लोग ठीक से देख लेंगे बच्चे। क्वांटम नंबर जरा जरूरी है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। क्वांटम नंबर बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए। तो जरा क्वांटम नंबर, ऑल 4 क्वांटम नंबर, खास करके प्रीवियस लेक्चर, सैटरडे वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर, इन दोनों को जरूर एक बार थॉरोली देखेंगे तो कल से मजा आएगा। कल से आप एंजॉय करना शुरू करेंगे। ठीक, चलो, ओके, सी यू टुमारो।